अच्छा अब बेटा हम बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बेटा हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक डेफिनेशन है विदहोल्डिंग एजेंट की, इसको हम कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। हमारा सेक्शन 153 है, उसके अंदर बेटा एक बेंचमार्क बनाया गया, एक थ्रेशहोल्ड है टर्नओवर की बुनियाद पर। टर्नओवर कहते हैं टोटल सेल्स, जो आपकी लेन देन है, परचेज और सेल, उसकी बुनियाद पे। और काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, उसकी बुनियाद पे जब भी कोई शख्स किसी को पेमेंट करेगा तो वो उसका कुछ मखसूस अमाउंट विद हेल्ड करेगा, यानी डिडक्ट करेगा और रिमेनिंग उसको देगा। विद होल्डिंग एजेंट उसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सरकारी मुलाजम हूं, मुझे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस तनख्वाह देता है, तो जब मुझे वो सैलरी ट्रांसफर करते हैं तो अगर मेरी सैलरी टैक्सेबल लिमिट में आती है, अगर मेरी सैलरी 4 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है, तो वो बेटा जो कानून के अंदर परसेंटेज है उतने वो पैसे मेरे काटेंगे, बकिया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, और एट द एंड ऑफ ईयर मुझे वो देंगे विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट देंगे कि जी हमने आपकी पूरे माली साल में इतना 20, 30 या 50 हजार रुपया हमने आपका काटा है, और ये उसकी स्टेटमेंट है। तो ये बेटा जो इदारा उसकी डिडक्शन करेगा उसको हम कहते हैं विद होल्डिंग एजेंट। क्या कहते हैं? विद होल्डिंग एजेंट। और जिसकी बेटा कटौती हो रही है, जैसे इस्माइल दानिश की कटौती हुई, तो मैं क्या हूं? मैं विद होल्डी हूं, यानी मेरी उन्होंने कटौती की है। ठीक है। ऐसे ही हम जब प्रॉपर्टी की आजकल सेल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक बड़ा मशहूर टैक्स है 236C और के। कभी आपने सुना हो या कभी आपने कोई चीज खरीदी हो, कोई फैमिली ट्रांजैक्शन की हो, तो उसमें बेटा वो रजिस्ट्रेशन का टैक्स है। फाइलर के लिए 1% है, नॉन फाइलर के लिए 2% है। तो वो बेटा जो 236K का चालान है वो कौन बनाता है? उसमें विदहोल्डी कौन है? विदहोल्डी हैं आप लोग जिसकी कटौती हुई है। और वो विदहोल्डिंग एजेंट वो सब रजिस्ट्रार होगा जिसने आपकी जमीन का इंतकाल करना है, यानी जिस जगह पर वो जमीन है जिसने वो वेरीफाई करनी है उसकी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, वो विदहोल्डिंग एजेंट है। उसने वो वेरीफाई करना है कि जी ये हुजैफा साहब ने 10 लाख रुपए का ये प्लाट खरीदा है, इसके ऊपर इन्होंने ये 236K का चालान जमा करवाना है। आज इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो आज चालान जमा होगा, कल को वो महकमे के पास आ जाएगा। सिस्टम में वो आज ही रिफ्लेक्ट है। अब वो बेटा सारी चीजें सिस्टम ओरिएंटेड हो रही हैं। आज हुजैफा साहब ने 3 अगस्त 2021 को 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। ये नॉन फाइलर हैं, इन्होंने 20,000 रुपया टैक्स जमा करवा दिया, तो महकमे के पास परमानेंट रिकॉर्ड आ गया उस 20,000 रुपए के चालान की शक्ल में कि जी हुजैफा साहब ने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। ये जो हम अमूमन अखबारों में पढ़ते हैं ना कि जी विदहोल्डिंग टैक्स बहुत ज्यादा है, इसका बेटा मेन मकसद होता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अब वो जब इन्होंने वो 2% जमा करवा दिया ना, तो अब ये किसी स्टेज पे छुप नहीं सकते FBR से कि जी मैंने वो 10 लाख रुपए की चीज खरीदी नहीं है। क्यों? इनका तो वो 236K जमा हुआ है, इनके CNIC के ऊपर जमा हुआ है। वो महकमा जब चाहेगा इनका वो चालान देख लेगा। अब वो उससे इनकी वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट भी प्रोब हो जाएगी। अगर 10 लाख का इनके पास सोर्स है उस साल में तो ठीक है, वरना महकमा उस 10 लाख के ऊपर 25% टैक्स लगा देगा, 2.5 लाख रुपया, कि जी आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी, इसका सोर्स आपके पास नहीं है, तो ये कंसील्ड इनकम है, लिहाजा आप 25% टैक्स दें, साथ 25% जुर्माना भी दें। तो ये 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदेंगे
5 लाख रुपया महकमा बेटा लगा देगा टैक्स। ये विद होल्डिंग एजेंट, विद होल्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल देते हैं, कोई ऐसा शख्स है जिसके टैक्स की कटौती ज्यादा हो गई है इनकम टैक्स में, बिजली के बिल के ऊपर भी टैक्स आ रहा है, आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जब आप रॉ मटेरियल बेटा इंपोर्ट करते हैं तो आप वहां पर भी टैक्स देते हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। आपने गाड़ी खरीदी, वहां पर भी टैक्स दे दिया। मिसाल दे देते हैं हम गाड़ी की, आकब साहब जनाब ये ऑफिसर हैं महकमे में, ये तो इनको जो तनख्वाह मिलती है उसके ऊपर तो टैक्स की कटौती हो जाती है। आकब साहब ने एक गाड़ी खरीद ली, उसके ऊपर बेटा 1 लाख रुपए का इनको वो एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने रजिस्ट्रेशन टैक्स डाल दिया। अब वो 1 लाख रुपया इनकी जेब से तो गया, अब ये क्या करेंगे? जब बेटा शाबाश, जब ये रिटर्न जमा करवाएंगे तो फिर ये मांगेंगे रिफंड कि जी ये मेरी एक्सेस डिडक्शन का बेटा मांगेंगे, ये रिफंड है। डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा और फिर वो रिफंड इनको बेटा क्रेडिट हो जाएगा, यानी इनको वापस मिल जाएगा। ठीक है, पहले वो मैनुअल प्रोसेस होता था, अब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक बेहतर स्टेप लिया कि अब हम उसको ऑनलाइन इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। जैसे आप डेवलप्ड कंट्रीज में सुनते हैं कि जी आपकी वो सालाना जितनी भी डिडक्शन ज्यादा होती है उनका एक मखसूस पीरियड है, उसके बाद वो बेटा आपके अकाउंट में हो जाती है ट्रांसफर। एक्सेस डिडक्शन का आप बेटा मांगेंगे रिफंड। तो ये बेटा मेजर आपके जो है ना वो एक एक्टिविटीज हैं, चलती रहती हैं। कहां से शुरू होती है, हम सारी बात की समरी डिस्कस करते हैं आप। ठीक है, समरी डिस्कस करके 5 मिनट हम ब्रेक करेंगे, फिर हम 8 से 10 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं सेल्स टैक्स की, वो हम डिस्कस करेंगे और हमारी क्लास फार्मली ओवर हो जाएगी। अब 5 मिनट में जो अब तक हमने चीजें डिस्कस की हैं उनकी हम बेटा करने लगे हैं समरी डिस्कस। अगर किसी को नींद आ रही है तो फिर उसको इजाजत है। ठीक है, अच्छा कहां से हमने बेटा बात शुरू की थी? रजिस्ट्रेशन से पहले भी जो यहां पे नहीं लिखी हुई वो बात थी हमारी कि व्हाट इज एफबीआर। यहां से हमने बात जो है ना वो शुरू की थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेटा आपका फेडरल गवर्नमेंट का वाहद इंस्टीट्यूशन है जो रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन को डील कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बेटा रेवेन्यू डिवीजन है जिसके जरिए ये रेगुलेट हो रहा है। इसके 2 विंग्स हैं, एक पाकिस्तान कस्टम सर्विस के नाम पर और एक आईआरएस के नाम पे। 4 फेडरल टैक्सेस को डील करता है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को। पाकिस्तान कस्टम सर्विस की डोमेन है बेटा कस्टम को डील करना, और आईआरएस की डोमेन है बेटा 3 टैक्सेस को डील करना, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इन तीनों को बेटा आईआरएस डील करता है। आईआरएस का बेटा अब ऑर्गेनोग्राम क्या है? एफबीआर इज हेडेड बाय चेयरमैन एफबीआर, जो कि बेटा आईआरएस का, कस्टम सर्विस का या कोई भी सरकारी अफीसर BS 21 एंड अबव हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब का इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को तैनात कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे हमने एग्जांपल दी शफर जैदी साहब की, मुशर्रफ दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब चेयरमैन एफबीआर बने। अच्छा, अब बेटा हेडेड बाय चेयरमैन एफबीआर, नीचे बेटा मेंबर कस्टम है, मेंबर आईआर ऑपरेशन है, उनके साथ और बहुत सारे सपोर्ट मेंबर्स हैं। मेंबर एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मेंबर एडमिन है, मेंबर पॉलिसी है, मेंबर आईटी है, एटसेट्रा। एक टीम है मेंबर्स की। नीचे बेटा है फील्ड फॉर्मेशन। कस्टम की फील्ड फॉर्मेशन है बेटा हर पोर्ट पर, ड्राई पोर्ट पर, जहां पर कोई चीज आ रही है मुल्क के अंदर या जा रही है तो वहां पे बेटा कस्टम डिपार्टमेंट की सरकारी मशीनरी मौजूद है उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए। ऐसे ही बेटा जो आईआरएस विंग है एफबीआर का, इसके लॉ को फील्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए क्या चीज मौजूद है उसको हम कहते हैं फील्ड फॉर्मेशन।
वो बेटा LTU है, MTU है और CTO है। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, मीडियम टैक्स पेयर ऑफिस, वीक कारपोरेट टैक्स ऑफिस और रीजनल टैक्स ऑफिस RTO। RTO, MTO एंड LTO इज हेडेड बाय चीफ कमिश्नर। उसके नीचे जोनल कमिश्नर है, नीचे एडिशनल कमिश्नर है, नीचे बेटा यूनिट इंचार्ज है, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। उनके साथ एक टीम है जिसने वो बेटा असेसमेंट ऑर्डर करने हैं और वो सारा प्रोसेस जो है ना वो करना है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर बेटा हमने बात की थी कि आपका सिलेबस क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, FBR के फंक्शंस, टैक्स रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेटा मींस आपकी स्टेट की रेवेन्यू साइड और एक्सपेंडिचर साइड, उसकी जो पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। कि रेवेन्यू कलेक्ट कैसे करना है और उसका एक्सपेंडिचर कैसे होगा, उस सारी पॉलिसी को आप रेगुलेट कर रहे हैं बाय फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान या स्टेट फिस्कल पॉलिसी उसको कहते हैं। उसके बाद बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सिलेक्टिव पोर्शन है आपका सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक, प्लस कलेक्शन एंड रेवेन्यू वाला जो पार्ट है सेक्शन 137 से लेकर 146B तक। ये वाला पोर्शन आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेटा सिलेबस में शामिल है। पूरा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और पूरा फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005, ये आपके बेटा पूरे सिलेबस में शामिल है। ये बात क्लियर होगी। अब हम बेटा आगे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया मियां साहब को कॉपी करते हुए कि ये बेटा सारी टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, असेसमेंट क्या है, अमेंडमेंट क्या है, रिकवरी क्या है, अपील क्या है, रिफंड क्या है। तो ये बेटा वो सारे मेजर फंक्शंस हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। शुरू कहां से होते हैं? सबसे पहले बेटा होगी किसी भी लीगल पर्सन की रजिस्ट्रेशन। क्या होगी? रजिस्ट्रेशन। इनकम टैक्स की बेटा होगी बाय NTN, नेशनल टैक्स नंबर, और सेल्स टैक्स की STRN होल्डर आप कहलाएंगे, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। इनकम टैक्स में बेटा आपने एनुअली अपनी रिटर्न देनी है, फिर वो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत आप दे सकते हैं। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम का बेटा मतलब है आप जो चीज चाहें वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जो चीज चाहें का मतलब ये है कि आप अपनी इनकम लाख शो करें, 5 लाख करें, 8 लाख करें, यू आर लीगली फ्री टू सबमिट। आपने बेटा अपनी रिटर्न जमा करवा दी, उस रिटर्न का बेटा हो सकता है ऑडिट, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू भी आपका ऑडिट कर सकता है, रैंडम बैलेटिंग में भी आपका ऑडिट आ सकता है। तीसरे नंबर पर कोई किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी बाई थर्ड पार्टी भी महकमे के पास आ सकती है। उस थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे या ऑडिट की बुनियाद पे आपको वो बेटा डिस्क्रिपेंसी करवाई जाएगी कन्फ्रंट शो काज की शक्ल में। और शो काज के बाद अगर आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता तो फिर बेटा वो आपकी जो रिटर्न आपने जमा करवाई थी वो क्या हो जाएगी? अमेंड। असेसमेंट ऑर्डर महकमा आपको सर्विस करवा देगा। असेसमेंट ऑर्डर का मतलब ये है कि महकमे ने आपको बेटा टैक्स लगा दिया है। जब महकमे ने टैक्स लगा दिया है तो अब महकमे ने टैक्स खत्म नहीं करना। अब आप महकमे ने क्या करना है? रिकवरी करनी है। लेकिन टैक्स पेयर के पास क्या इख्तियार है कि आप उस असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ शाबाश करेंगे अपील। अपील करने का पहला फोरम क्या है? CIR अपील। हर रीजनल लेवल पर एक ग्रेड 20 का ऑफिसर है, उसकी अदालत है, उसका दफ्तर है, वहां पर आप बेटा अपील फाइल करेंगे। कब करेंगे? आफ्टर रिसीट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर विद इन 30 डेज। ये लिख लें, ये दिल के ऊपर लिख लें, ये ऑब्जेक्टिव आनी है। हर पेपर में ये आती है कि अपील का फोरम कौन सा है, उसका लिमिटेशन टाइम कौन सा है, उसका सेक्शन कौन सा है, इनको रट्टा लगाना आपने। ये बुक के अंदर मैंने एक चार्ट भी बनाया है
कि आपने अपील कब फाइल करनी। असेसमेंट ऑर्डर के सर्विस के 1 महीने के अंदर अंदर आपने अपील फाइल करनी है। कहां पर? CIR अपील के पास, विद इन 30 days अंडर सेक्शन 127 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक हो गया जी। अगर उसके बाद जब आपने बेटा अपील फाइल कर दी, अपील हो गई आपके खिलाफ, तो फिर आप क्या करेंगे? आप ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट वाला रेफरेंस है। ऐसे ही महकमे ने भी आपकी जान नहीं छोड़नी। महकमे ने आपको टैक्स लगा दिया, आपने जाके कमिश्नर अपील साहब में अपील कर दी, वहां पर महकमे का ऑर्डर खत्म हो गया। आकब साहब ने ऑर्डर किया था, हुजैफा साहब चूंकि बहुत बड़े आदमी हैं, मैं पहले ही नाम ले चुका हूं, इन्होंने मैनेज कर लिया। आपका नाम बेटा क्या? एहसान साहब कमिश्नर अपील लगे हुए हैं, इन्होंने उनको हेलो करवा दी तो स्टे हो गया, या टैक्सी सेट असाइड इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा कि जी आकब साहब का ऑर्डर जो है ना वो नल एंड वाइड है। तो आकब साहब क्या करेंगे? अगर आकब साहब के कमिश्नर हैं जनाब साद साहब, आकब साहब ने ऑर्डर उठाना है जनाब, इन्होंने कहना सर देखें मैंने इतनी मेहनत की, ऑर्डर हमारा खत्म हो गया। उसने कहना कोई मसला नहीं बेटा, हमने भी हुजैफा साहब को कब्र की दीवारों तक नहीं छोड़ना। ये करेंगे इनके खिलाफ अपील किधर? ट्रिब्यूनल में। ये ट्रिब्यूनल में आप में से वकील कौन? आप वकील हैं? इधर 1-2 वकील भी थे बच्चे। प्रैक्टिस कौन करता? अच्छा लो, साथ ही बैठा हुआ बंदा। तो ये जनाब ट्रिब्यूनल में वकील करेंगे तो ये उधर से भी जीत जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे जनाब? ये हाई कोर्ट भी जाएंगे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हुजैफा साहब को हमने छोड़ना नहीं है। ये बेटा फिर एक लीगल प्रोसेस जो है ना वो चलेगा टिल जो आपकी एपेक्स कोर्ट है, जो सुपीरियर कोर्ट है, वहां तक ये बेटा फिर चेन जो है ना वो चलेगी जी। अब यहाँ पर बेटा मेरी बात खत्म होगी। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है पहले इसके रिलेटेड और फिर जनरल, हम 5 से 10 मिनट क्वेश्चन आंसर की ब्रेक कर लेते हैं।